नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 17 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के एक पुराने राष्ट्रपति ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इजराइल मन ही मन मुस्कुरा रहा है और साथ ही नीचे से पतलून भी गीली हुई है। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि हिजबुल्लाह ने एक बड़े पैमाने पे अपने ऑपरेशन को जारी कर दिया है और इसके बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हिजबुल्लाह और ईरान मिल के बड़ा हमला कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह क्या है, आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चलेगा। और साथ ही रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच सीज फायर की बहुत बड़ी घोषणा हो रही है। अब यह सीज फायर क्या अमेरिका करवा रहा या फिर रशिया की मर्जी से हो रहा या फिर यूक्रेन हार गया, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ इस समय गाजा के क्या सूरत हाल है, गाजा में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, मैं रोज कहता हूं, आप सोचिए एक आदमी यहां खड़ा होकर रोज आपसे कहे कि फिलिस्तीन के हक में यार दुआ कर लो, एक बार कर लो। और ताजुब की बात यह है कि 50,000 लोग देखते हैं और दुआ पता है कितने करते हैं, 30, 40, 50। आज इस देश की यह हालत है, बाकी आप खुद समझदार हैं। खैर, जो लोग समझदार हैं वो दुआ करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। दरअसल ईरान के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी पहले के राष्ट्रपति जिनका नाम है हसन रूहानी ने एक इंटरव्यू में ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद इजराइल मुस्कुरा भी रहा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि नीचे से पतलून भी गीली हो रही है। इन्होंने साफ तौर पे कहा, हसन साहब ने, कि इस समय ईरान को एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वास्तव में देखा जाए तो सच में ईरान को इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ईरान ने हाल फिलहाल में अपने एक सैटेलाइट इमेज को दिखाया जिसमें ईरान के मिसाइलों का जखीरा देखा गया। और ये मिसाइलें ऐसे खुले में रखी हुई थी। अब मिसाइलों को देख के इजराइल बुरी तरीके से डर गया, चूंकि इतनी मिसाइलें थी कि पूरे इजराइल को तबाह कर देती। आपको याद होगा कि 12 दिन की जंग में केवल 500 मिसाइलें इजराइल के खिलाफ ईरान ने दागी थी। और ये 500 मिसाइल में से केवल 22 मिसाइलें जाके इजराइल को लगती हैं। बाकी की जो मिसाइलें थी उसको डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन 22 मिसाइलें इतना इम्पैक्ट देती हैं कि 22 मिसाइलों का जो मलबा है, उससे जितना नुकसान हुआ, जितनी बिल्डिंगें ढही, उनका जो मलबा है आज तक इजराइल साफ नहीं कर पाया। और इस समय 2-4 हजार मिसाइलें ईरान की जमीन पर रखी हुई थी। अब ये चीज इजराइल के लिए टेंशन वाली तो थी, लेकिन अब यहां पे एक और चीज है। जो लोग समझते हैं वार के सिनारियो को, वो एक बात जानते हैं कि आप कितना मार सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सामने वाला आपको मारा तो आप कितना सह सकते हैं। जैसे मेरी कैपेसिटी है कि मैं आपको 20 थप्पड़ मारूं, लेकिन मेरी कैपेसिटी महज इतनी सी है कि आप मुझे 1 थप्पड़ मारे और मैं गिर जाऊं तो मैं 20 मार कहां पाऊंगा। सेम चीज है, ईरान के पास भले ही 2000 मिसाइलें हों, लेकिन ईरान के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है। और इसी को लेके हसन रूहानी साहब ने कहा कि सबसे पहले ईरान को अपने डिफेंस सिस्टम पे काम करना होगा। और इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट भी दिया कि ईरान अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। यानी अब अटैक भी इजराइल के खिलाफ ईरान का मजबूत हो जाएगा और डिफेंस भी। तो ऐसे हाल में आने वाले टाइम में ईरान इजराइल के ऊपर हावी होगा, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और यही नहीं है, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने ऐसे ऐसे कारनामों को कर दिखाया जिसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए और हथियारों को छीनने के लिए बाकायदा 4-5 देशों की टीम आ रही है। 4-5 देश में वेस्टर्न मुल्क है, यानी अमेरिका और साथ ही यूके, यूएस, ये तमाम लोग हैं। अरब देश आ रहे हैं, ये तमाम लोग बॉर्डर पे आएंगे इजराइल और लेबनान के। और आने के बाद देखेंगे, चेक करेंगे कि हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छोड़ा है या फिर नहीं छोड़ा है। ये चीज चेक करने के लिए बाकायदा इतने लोग आ रहे हैं। और साथ ही ये भी देखेंगे कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने वाला है कि नहीं। अच्छा, इधर अरब के ये तमाम सीनियर लोग आ रहे हैं, डिप्लोमेट आ रहे हैं, वेस्टर्न के डिप्लोमेट आ रहे हैं। लेकिन सबसे ताजुब भरी बात यह है कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर यूसुफ राजी ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद तमाम लोग हिल गए हैं।
कहानी ये है कि यूसुफ राजी ने साफ तौर पे कहा कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, और अगर हिजबुल्लाह से हथियार छुड़वाना हो तो आपको ईरान से बातचीत करनी पड़ेगी। ईरान चाहेगा तब तो हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा, अगर ईरान नहीं चाहेगा तो हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा, और किसी के बाप में दम नहीं कि हिजबुल्लाह के हथियार को छुड़वा सके। यानी ईरान अगर चाहेगा तो छोड़ेगा और ईरान चाहेगा नहीं। इधर ईरान अपनी तैयारी में खुद लगा हुआ है कि हम मिसाइलें ज़्यादा प्रोड्यूस कर ले, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर ले। यानी मतलब बड़ा साफ है दोस्तों, मतलब बड़ा साफ है कि कुछ बड़ी तैयारी हो रही है, और जिस हिसाब से ऑपरेशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार हिजबुल्लाह और ईरान एक साथ मिलकर इजराइल पे अटैक करेंगे, और इसका एग्जाम्पल भी अब देखने को मिल रहा है। यूके से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं कि यूके ने अपने यहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक का नाम है अनस मक्की और दूसरे का नाम है मोहम्मद हादी। अनस मक्की और मोहम्मद हादी बाकायदा यूके के सिटीजन हैं, लेकिन न जाने कब ये लेबनान पहुंच गए और लेबनान के हिजबुल्लाह कैंप में पहुंच के इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली, और इस ट्रेनिंग को ये यूके में ले जाके दे रहे थे। यानी हिजबुल्लाह के गैंग को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन में बनाने की साजिश चल रही थी, वो तो यूके की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो हिजबुल्लाह के पांव यूके में भी जम जाते। और अगर ऐसा होता तो हिजबुल्लाह की एक विंग यूके में होती जो यूके को समझाती संभालती, या फिर आप समझ सकते हैं क्या करते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब यूएस में भी हिजबुल्लाह के लोग मिलने वाले हैं। तो हिजबुल्लाह और ईरान बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी। हालांकि इस तैयारी में थोड़ा सा वक्त लगेगा, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन जब इनकी तैयारी मुकम्मल होगी दोस्तों तो सिचुएशन बहुत खराब होगी। और ये बात इजराइल जान रहा है, इस वजह से आज इजराइल ने फिर से अटैक किया है, और रिपोर्ट ये निकल के सामने आई कि आज इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 सीनियर कमांडर को फिर से मारा है। चूंकि इजराइल एक बात जानता है कि अगर ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर इजराइल बचेगा ही नहीं, और इसी वजह से लगातार ये ऐसे काम को कर रहे हैं। बहरहाल गाजा की भी कुछ खबरें आपको बताता हूं। गाजा में सीज फायर अब बड़े नाजुक मोड पे है, और गाजा के लोगों की ज़िंदगी तो उससे भी ज़्यादा नाजुक मोड पे है। गाजा में सीज फायर को लेकर अमेरिकन ऑफिशियल्स का, यानी जो मेन सीज फायर करवाने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया। इन्होंने कहा कि सीज फायर तब तक संभव नहीं है जब तक आखिरी बंधक की बॉडी को इजराइल के हवाले नहीं कर दिया जाता। आखिरी बंधक रैन गिबली, जिसके बारे में मैंने पुरानी वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, तो इस बार नहीं बताऊंगा। और इसीलिए कहता हूं कि चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि डेली कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि आप एक फ्लो में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो रैन गिबली की डेड बॉडी को लेके बवाल मचा हुआ है। यूएस ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक वो बॉडी इजराइल के हवाले नहीं की जाएगी तब तक सीज फायर नहीं होगा। इधर हमास और बाकी जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, इन्होंने कहा कि हमने रैन गिबली की बॉडी को इजराइल के हवाले कर दिया। यानी अब कहानी ये है कि ये कह रहे हमने कर दिया, और ये कह रहे हैं कि आई ही नहीं है, तो फिर सीज फायर होने के चांसेस बचे कहाँ। बहरहाल सीज फायर हो या ना हो ये दूसरा मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि गाजा के लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। और अभी आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाऊंगा और आपको कुछ कल्पनाएं कराऊंगा। एक काम कीजिए, पहले आप वीडियो देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गाजा के अंदर किस हिसाब से आंधी आई है, किस हिसाब से बरसात हो रही है, और किस हिसाब से वहां के लोग सरवाइव कर रहे होंगे। आप सोचिए, आपके यहाँ जो ठंडक पड़ रही है, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर नॉर्थन यूपी के साइड के हैं तो आपको पता होगा। आप अगर भारत में उत्तरी इलाके में हैं तो आपको पता होगा कि इस समय सर्दी कितनी पड़ रही है, कितनी ठंडक है। अब इसमें 2-4 चीजें आप सोचिए कि अभी बरसात हो जाए 2-3 दिन तक लगातार, सोचिएगा बरसात हो जाए 2-3 दिन तक लगातार, और मैं आपसे आपका घर छीन लूं, बुलडोजर चला के गिरवा दूं। ईश्वर न करे, लेकिन आप एक बार कल्पना कीजिए कि आपका घर आपसे छीन लिया जाए और आपको तिरपाल में एक टेंट बना के रख दिया जाए, बरसात हो, आपका टेंट भीग जाए, और इसी के बाद इतनी तेज हवाएं चले और आपके जिस्म से मैं आपका स्वेटर और ये जो गर्म कंबल में ओढ़ के लेट के आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं। उसके बाद अब आप कल्पना कीजिए उस मौसम में आपका 5 साल का 6 साल का बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। क्या हुआ, रूह कांप गई। सेम चीज पिछले 4 दिन से गाजा के लोग महसूस कर रहे हैं।
वीडियो में आप मंजर देख सकते हैं कि किस हिसाब से हवा है और बरसात के क्या आलम थे। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। और इस समय सीज फायर लगातार वायलेट हो रहा है। इजराइल के हमले तेज हैं। हमास और बाकी जो ग्रुप है वो एटीट्यूड में बैठे हैं कि अगर इजराइल नहीं झुकेगा तो हम भी नहीं झुकेंगे। लेकिन इन दोनों एटीट्यूड के चक्कर में गाजा के लोगों का क्या हाल है आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये हाल है गाजा का, लेकिन कौन बात करे। खैर, इधर गाजा में सीज फायर तो नहीं हो रहा, लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया रशिया और यूक्रेन को लेकर दोस्तों कि अब रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर लगभग हो चुका है। 90% तक सीज फायर की बातें बन चुकी हैं। दोनों ही देश 90% टॉपिक्स पे एकदम एग्री कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 10% पे बात बन जाएगी। कारण है जेलेंस्की बुरी तरीके से मारा जा रहा है, जेलेंस्की बुरी तरीके से जलील हो रहा है। अमेरिका से जिस मदद की उम्मीद थी अमेरिका वो करने में असमर्थ है और यही वजह है कि अब जेलेंस्की को सीज फायर करना हो गया। और सीज फायर करने के लिए जेलेंस्की ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। जेलेंस्की चाहता था कि उसको नाटो की मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन ताजुब की बात यह है कि नाटो की मेंबरशिप भी नहीं मिली। यूरोपियन यूनियन ने भी लात मार दिया और अमेरिका ने भी कहा कि भाई हमसे 2000 करोड़ का हथियार खरीदो तो हम तुमसे बातचीत करेंगे। यूक्रेन ने वहाँ भी झुक के अपना ईमान बेच के 2000 करोड़ के हथियार खरीदे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। आज ईरान, माफ़ कीजिएगा ईरान बार बार बोल रहा हूँ, यूक्रेन के हाथ कुछ भी नहीं आया। यूक्रेन की आज हालत देखिए कि झूठे न्यूज़ फैला के अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करता है। जैसे यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने किलर ड्रोन से, जिसका नाम है किलो क्लास ड्रोन, ये एक अंडर वाटर ड्रोन है, इससे रशिया के बंदरगाह को नष्ट कर दिया। जो यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी है एसबीयू, उसने दावा किया कि हमने बंदरगाह को नष्ट कर दिया और इसी के जस्ट बाद रशिया ने यार उस बंदरगाह की फोटो शेयर कर दी। कहा कि बाबू देख लो, काहे फालतू सगुफा छोड़ते हो बेइज्जत होने के लिए। इस समय यूक्रेन की वो स्थिति है कि नाटो की मेंबरशिप भी नहीं चाहिए। अमेरिका एनी हाउ सीज फायर करवा दे और जान बख्श दे, क्योंकि इस समय रशिया की जो सेना है मौत बन के टूटी है और मौत का नंगा नाच रशिया की सेना तो कम कर रही है, नॉर्थ कोरिया ज्यादा कर रहा। और यही वजह है कि ये लगातार सीज फायर चिल्ला रहे हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। अब आपको भारत की एक खबर बताता हूं, फिर आपको गाजा और मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। ये वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री महोदय का है। इनका नाम है नीतीश कुमार। राजनीतिक कैरियर का इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है कि 5 से 6 बार तो ये मुख्यमंत्री रहे, विधायक कितनी बार रहे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इनका एक नाम और भी है, पलटू राम। कभी ये इस्लाम को इतनी इज्जत दिखाएंगे कि इनसे बड़ा शायद कोई आलिम फाजिल कोई है ही नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने बीजेपी का हाथ जब से थामा है, यहाँ से नफरत भर चुकी है इनके अंदर। एक डॉक्टर है जो हाल फिलहाल में डॉक्टर बनी है, इनको बहुत बहुत बधाई। इनका नाम है नुसरत परवीन। ये डॉक्टर बन गई। आजकल की लड़कियों को अगर आप पढ़ने को बोलो तो सबसे पहले जब वो कोचिंग जाएंगी और स्कूल जाएंगी तो उनको शॉर्ट ड्रेसेस चाहिए। उनको नुसरत परवीन से सीखना चाहिए कि डॉक्टर भी बन गई तो हिजाब पहन के। क्या आप इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं? आपकी सोच इनसे ज़्यादा मॉडर्न है? नहीं। तरबियत, पर्दा, ये सब हमारे देश के कल्चर का हिस्सा है और इसको आप हटा नहीं सकते। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, वो तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि इस चीज़ को आप जान सके कि जो लड़कियां ये बताती है कि यार मैं मॉडर्न युग की हूँ, उनको इन डॉक्टर महोदय से सीखना चाहिए, इन मोहतरमा से, कि भाई ये डॉक्टर हैं, ये MBBS इन्होंने क्वालिफाई किया और उसके बाद ये पर्दे में। खैर, ये पर्दे में जाती हैं जब नुसरत परवीन जी बातचीत करने के लिए, किसी समारोह में उनको पुरस्कार मिलना था, तो CM नीतीश कुमार उनके हिजाब को खींच लेते हैं। आप वीडियो देख लें। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। अब जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, बवाल मच गया। नीतीश कुमार जब हिजाब को खींच रहे थे, पीछे जो डिप्टी CM साहब खड़े थे उन्होंने मना किया और कहा कि मत खींचो भैया, ये इनके कल्चर का हिस्सा है। नीतीश कुमार ने कहा अरे छोड़ो, खींच दिया। अब चलिए मान लीजिए कि भाई बेटी की नजर से देखा और कहा कि बेटा पर्दा हटा दो, फोटो खिंचा लो, यहां तक मैं मान सकता हूं। पॉजिटिविटी अगर खोजे तो ये है कि भाई नीयत साफ है तो पर्दे की जरूरत नहीं है। मान लिया नीतीश कुमार की नीयत साफ है, वो उस बच्ची को अपनी बिटिया की नजर से देख रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा पर्दा हटा दे। एक बाप अपनी बेटी के नकाब को छू सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब आप सुनिए,
यूपी में एक मंत्री हैं संजय निषाद, इन्होंने क्या कुछ कहा उसको आप सुन लें। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। सुना आपने, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब नकाब ही तो छुआ था, कुछ और नहीं छुआ था क्या। मतलब इनके बोलने का जो तंज था, अब समझ रहे हैं क्या था। ये बीजेपी के नेता हैं और इनकी सोच इतनी घटिया, इतनी ओछी है, इनकी भाषा इतनी ओछी है कि उन्होंने उस लड़की के बारे में कहा कुछ और तो नहीं छुआ गया था का। अब कुछ और का मतलब आप समझ रहे हैं ना, उंगली कहीं और नहीं लगी थी का। ये बीजेपी के नेताओं की असली सोच है और इसी सोच के दम पे ये बताते हैं कि हम हिंदुत्व को लेके चलते हैं। अरे भाई, हिंदुत्व लेके चलते हो, वो हिंदुत्व जहां एक औरत की इज्जत को छुआ गया तो महाभारत हो गई। वो हिंदुत्व जहां एक औरत की मर्जी के बिना उसको पकड़ा गया तो रामायण हो गई। लंका तक घुस के भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। आप उन राम के कपोल कल्पनाओं को लेकर चलने की बात करते हैं, उस राम राज्य के कल्पना को हमारे सामने रखते हैं और वहां पे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए इसमें एक राहत भरी खबर है कि इस मामले में एक एडवोकेट महोदय जिनका नाम है ओवैस हुसैन, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है नीतीश कुमार के खिलाफ और कहा कि 0 एफआईआर होनी चाहिए और नीतीश कुमार से पूछताछ होनी चाहिए और कम से कम पूछताछ तो नहीं, एक सबक मिल जाए कि किसी लड़की के पर्दे को उसकी मर्जी के बिना छूना सरासर गलत है, सरासर गुनाह है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर रशिया से एक बड़ी अपडेट आई है, जाते जाते आपको बता देता हूं, फिर अगली वीडियो में आपको कुछ डिटेल में खबरें बताऊंगा। रशिया ने फाइनली वो डील साइन कर दी जिसके बाद अब भारत के अंदर 3000 रशियन सैनिक तैनात होंगे। अब इस चीज को चाहे आप पॉजिटिव वे में लें चाहे नेगेटिव वे में लें, दोनों ही चीजें अहम हैं। पहला, नेगेटिव वे में अगर आप लेना चाहें तो भाई हमारी जमीन पे किसी दूसरे देश की सेना क्यों तैनात होगी, क्या हम अपनी रक्षा करने में कैपेबल नहीं है? पहली बड़ी बात कि क्या हम उतने कैपेबल नहीं कि अपनी रक्षा कर सके, हमें रशिया के सैनिकों की जरूरत है। लेकिन दूसरी बात, अगर पॉजिटिविटी में देखें तो भाई अगर हमारे लिए कोई और लड़ रहा है तो हमें मैदान में कूदने की क्या जरूरत है। रशिया के सैनिक तैनात रहेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना पे दबाव रहेगा, वो हमारे खिलाफ कोई ऑपरेशन या फिर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो हम थोड़ा सा सेफ महसूस करेंगे। तो आप पॉजिटिव ले निगेटिव ले, दिस इज योर चॉइस। लेकिन 3000 से ज्यादा सैनिक भारत के अंदर रशिया के तैनात होंगे। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।